इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? जो करंट अटॉर्नी जनरल है वो ये कह रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ की फतह हुई है, और सुप्रीम कोर्ट से हालांकि उन्होंने ये कहा था कि आप ये बताइए कि ये एक्ट के तहत होंगे इलेक्शन या फिर 226 के तहत होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होंगे। तो किस तरह से उनके मौक़िफ़ की फतह हुई है सर? देखें, इसमें किसी की फतह भी नहीं हुई, जू की तू सूरत हाल वैसे की वैसे ही है। और बड़ी क्लियर बात है कि उन्होंने वही कहा है जो आइन में लिखा हुआ है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस होंगे। ये बार कोड वगैरह का तो एक किस्म का उन्होंने कोई अगर राय दी है या सरमनाइज किया है तो इलेक्शन कमीशन तो पाबंद नहीं है इस तरह की सरमनाइजेशन को मानने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन जो है कोई बार कोड लगाएगी। अच्छा, आप ये समझते हैं कि पाबंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि फैसले अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो तो अब करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि आप आइडेंटिफाइबल बनाए किसी तरह से बैलेट पेपर को। देखें, आइन में कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट उनको अहकामात जारी करे और वो भी आर्टिकल 186 के नीचे जारी करे। ये हो ही नहीं सकता। फवाद चौधरी साहब को मेरा ख्याल है ये एस्पेक्ट किसी ने समझाया नहीं है। वो जब समझाएंगे उनको तो वो भी इस बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे जो मैं आपसे कर रहा हूँ। तो इरफान साहब, करप्ट प्रैक्टिसेस को किस तरह से रोका जाएगा? जो मकसद था इस रेफरेंस का या जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, बार बार हुकूमत ये कहती रही है कि बदउनवानी को रोकना है, जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसा चलता है, उसको रोकना है। यानी कि इस फैसले के बाद कोई ऐसा हमें तरीका नजर नहीं आ रहा जिससे फिलहाल रोका जा सके। ये इलेक्शंस उसी तरह होंगे जैसे होते रहे हैं। ये जो फैसला है शायद ये अगले पर इंप्लीमेंट हो जाए, जो सलमान राजा साहब कह रहे थे। देखें, करप्ट प्रैक्टिस जो है अगर किसी ने की है तो उसका एविडेंस लाएं, उसके खिलाफ सजा भी हो सकती है, सदेबाब भी किया जा सकता है, उस पर इलेक्शन कमीशन भी एक्शन ले सकता है, उस पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी एक्शन ले सकता है, उस पर पीनल कोड में भी ऑफेंसेस हैं, उसके नीचे पुलिस भी तफ्तीश कर सकती है। उसके तो बहुत और तरीके हैं। लेकिन अगर आप सीक्रेसी ऑफ बैलेट को ख़त्म कर देंगे तो वो तो बजाते खुद करप्शन है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट को ख़त्म कर दें कि लोग मजबूर होकर तो फिर डर के मारे जो भी पावरफुल लोग हैं उनके हक में वोट देना शुरू कर दें। तो फैसले में तो ये कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता है। इरफान साहब जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी है तो उनकी राय कोई हतमी नहीं है इसमें, और ये मैं नहीं एग्री करता इससे कि खुफिया। बिल्कुल वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो चीज़ उस सूरत में हो सकती है अगर आइन में तरमीम हो जाए। अगर आइन में तरमीम ना हो तो वहाँ पे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 226 में सीक्रेसी का लफ्ज़ है, सीक्रेट बैलेट का लफ्ज़ है। उसमें आप उसमें उतार चढ़ाव आप किसी तरह से नहीं कर सकते कि जब कास्ट होगा तो सीक्रेट बैलेट होगा और जब कास्ट उसके बाद सीक्रेसी नहीं होगी। इस तरह की बात आइन में नहीं लिखी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट आइन को लेकिन एक गुजारिश सिर्फ छोटी सी, आप कानून बहुत बेहतर समझते हैं। एक बहुत आजिज़ाना सी गुजारिश ये है कि अगर आर्टिकल 226 की तशरीह इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है, जो उनके पास हतमी अथॉरिटी है, और वहां पर वो ये कहते हैं कि ठीक है इसको खुफिया रखा जाए लेकिन हमेशा खुफिया नहीं रखा जा सकता, तो उन्हीं की तशरीह प्रिवेल करेगी ना। हतमी हो गए ना फिर वो। बिल्कुल हतमी नहीं है वो, ये तशरीह भी नहीं है क्योंकि ये तशरीह तलब चीज़ ही नहीं है। उसमें तो साफ लिखा होगा, तशरीह तो वहाँ होती है ना जहाँ कोई उभाम हो। जब आइन ने लिख दिया सीक्रेट बैलेट से तो सुप्रीम कोर्ट उभाम पैदा लेकिन कर रही है। सेनेट इंतखाबात का इरफान साहब कोई जिक्र नहीं है ना 226 में, इसलिए उनसे पूछा गया था कि सेनेट इंतखाबात पर किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा ये। देखें, पिछले 50 साल से सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से हो रहे हैं, और सेनेट इंतखाबात जो हैं वो तमाम इंतखाबात जो आइन के नीचे हैं उसके मुताबिक होंगे। और वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये इंतखाबात आइन के नीचे हैं तो बात खत्म हो गई। इस पर क्या कन्फ्यूजन है? अगर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किया तो वो ऑबिटर डिक्टा है, वो रेशो डिसिडेंट डाई नहीं है। फैसले के दो हिस्से होते हैं, एक यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है यानी या सुप्रीम कोर्ट की राय होती है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं जो उसका जो जिस्ट, उसकी जो क्रक्स है, और दूसरी चीज़ें जो है वो वैसे ही उसके कोई राय होती है कमज़ोर, यानी जो जिस पे कि वो बहुत ज़्यादा इन्सार नहीं कर रहे होते, बस सरे राह वो अपनी राय दे देते हैं। तो इस तरह की, और ये तो वैसे भी एडवाइजरी जूरिसडिक्शन है यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि ये डिस्टिंक्शन की भी हमें जरूरत नहीं रहती। रेशो डिसिडेंट डाई और ऑबिटर डिक्टा, ये तो सारे आप समझते हैं कि जो दलील कमजोर है सारा रजा रब्बानी साहब की रही है कोर्ट में इस तमाम रेफरेंस की हेयरिंग के दौरान, उसे माना गया है, और जो हुकूमत की थी उसे इतनी तरजीह नहीं दी गई, या फिर उसके खिलाफ फैसला आया? देखें, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो फैसला है
उन्होंने किसी तरह से भी आइन में कोई मुदाखलत नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने सही। आइन के प्रोविजन को फौकियत दी है और कहा है कि ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे। और अगर उन्होंने कोई बात ये की है कि जी ये चाहे तो ये सीक्रेसी जो है इसको किसी तरह से टेम्पर कर सकते हैं या ये कोई हतमी सीक्रेसी नहीं है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने बात की है तो ये बात एक किस्म की उनकी वेग उन्होंने एक राय देने की कोशिश की है जो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती। सर, ये मुतनासिब नुमाइंदगी वाला एक पहले इस पर बहुत शद्दोमत से बात की गई ऑपोजिशन की तरफ से, और जब इसकी तशरीह की जा रही थी कि सेनेट होता क्या है, क्यों होता है, सेनेट में इस पर तकरीरें हुई। लेकिन जब इस नुक्ते पर बात हुई सुप्रीम कोर्ट में, जब हेयरिंग चल रही थी रेफरेंस की, वहाँ पे बार बार पूछा गया कि फिर अगर एक वोट कहीं का कहीं चला जाएगा तो फिर मुतनासिब नुमाइंदगी वाला तो मामला ख़त्म हो जाएगा। उस पर अज़हर रब्बानी साहब कहने लगे कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई यहाँ पे इस पर कोई बार नहीं आएगी मुतनासिब नुमाइंदगी वाले फैक्टर पर। तो आपकी इस पर क्या राय है कि अगर वोट जहां पर देना चाहिए और जहां मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, जिस मकसद के लिए सेनेट है, वो ना दिया जाए, तो क्या वाकई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा? आर्टिकल 59 में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जी, वो जिस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। और एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी का ये मतलब लिया कि मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ये है कि जिस तनासब से कोई सूबे में सीटें ले जाती है कोई पार्टी, उसी मुतनासब से उनकी सीटें जो हैं वो सेनेट में आनी चाहिए। तो वहाँ पे आर्टिकल 59 में मुतनासिब नुमाइंदगी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये भी लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली रेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस नहीं है। बहरकैफ अगर उनकी ऑब्जर्वेशंस भी हैं तो ये कोई बाइंडिंग ऑब्जर्वेशन नहीं होती, और इस पे तो कोई भी इलेक्शन कमीशन जो है चूंकि झेली अदारा सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो हरगिज़ पाबंद नहीं है इस तरह की ये ऑब्जर्वेशंस जो है उनको मानने का। सही। अच्छा इरफान साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये हतमी राय नहीं है, हतमी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है, तो फिर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है उसका क्या स्टेटस है इस राय के बाद? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो तो मुहित था सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, और सुप्रीम कोर्ट का यानी सुप्रीम कोर्ट की राय पे मुहित उन्होंने किया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट क्या राय देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी तो फिर ये इलेक्शंस जो है ये उसी तरह से होंगे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यही राय दी है ना कि सीक्रेट बैलेट से होंगे, तो अगर उस ऑर्डिनेंस को भी हम ले लें तो इलेक्शन तो फिर सीक्रेट बैलेट से होंगे, खत्म हो गई बात। तो ऑर्डिनेंस ना भी आता तो इलेक्शन तो फिर भी सीक्रेट बैलेट से होने थे, क्योंकि आइन में यही लिखा हुआ है। ये इस तरह यानी का इरफान फैसला, साहब, यानी इस क्योंकि तरह की राय हुकूमती इन्होंने दी नुमाइंदे है ने ये कह कि दिया था, इसमें- अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया था कि हम आपके फैसले के पाबंद होंगे, इसलिए अब वो पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने नहीं कहा था, इसलिए वो पाबंद नहीं है, ये कह रहे हैं आप? आपने बिल्कुल सही कहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि अटॉर्नी जनरल को ये इख्तियार किसने दिया कि वो हुकूमत वक्त को पाबंद कर दें सुप्रीम कोर्ट की राय के, जिस राय का पाबंद हुकूमत होती ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल को तो इख्तियार ही कोई नहीं था इस तरह का। अटॉर्नी जनरल अगर कह भी देता है कि वो पाबंद होगी हुकूमत, तो हुकूमत फिर भी पाबंद नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत को वो उसमें कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है जिसमें कि वो कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा मौका फराहम किया हुकूमत वक्त को, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाएगी, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट को इरफान भी साहब, इस तरह की सुप्रीम राय से कोर्ट- इज्तनाब करना चाहिए, जिससे हरगिज ये ना लगे सही। कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हुए नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हतमी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल उनका एक फाइनल होता है अगर वो इंटरप्रेट करते या फैसला देते इस पर, जो कि उन्होंने सिर्फ राय दी है, फैसला नहीं दिया। लेकिन ये अगर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे हतमी नहीं है तो फिर ऑर्डिनेंस किस तरह से हतमी हो जाएगा? एक सेकंड, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे भी दे और वो फैसला भी अगर आइन के खिलाफ हो तो वो हतमी नहीं होता, और वो कोई भी इदारा उसको रद्द कर सकता है और मानने से इनकार कर सकता है। मैंने कई दफा अपने प्रोफेशनल करियर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि आपका फैसला चूंकि फलाने आइन से या फलानी कानूनी शिक से मुतसादिम है, हम इसको नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। और सर, सुप्रीम आइन यानी के आप खिलाफ ये- होना और आइन की तशरीह कर देना कुछ और, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है आइन को इंटरप्रेट कर देना? आइन के खिलाफ होने की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे, आइन की सुप्रीम तशरीह कोर्ट- किस तरह से कर दी जाए जो सुप्रीम कोर्ट कर दे, तो क्या वो हतमी नहीं है यहाँ पे? देखें, आइन की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन हाँ जी। तशरीह के नाम पे अगर वो आइन को तब्दील कर दे तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता।
सही। अच्छा इरफान साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आप ये कह रहे हैं कि ये जो राय आई है इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आइन से मुतसादिम हैं, इसलिए अगर ना भी माने इलेक्शन कमीशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये नहीं कहा कि इसमें ऐसी चीजें लिखी हैं जो आइन से मुतसादम है। मैंने कहा कि अगर आइन से मुतसादम कोई चीज इलेक्शन कमीशन को नजर आए तो इलेक्शन कमीशन वो सुप्रीम कोर्ट की भी रद्द कर सकती है। मैंने ये कहा। सही। बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल डिस्कशन उनके साथ हुई और जानने की और समझने की हमने कुछ किया है कि जो फैसला आया है और काफ़ी कुछ क्लियर भी हुआ है अकबर। और ये वही होना है सब कुछ जो पहले वही होना है जो पहले होता रहा है। और अगर आपको ये रोकना है कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, पैसे ना चले, तो उसके लिए कोई आपको प्रूफ चाहिए होगा, प्रूफ होगा, जैसा कि फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, उसके बाद ही कोई तहकीकात हो सकती है। वहाँ पे क्या तहकीकात होंगी? लुब्बे लुबाब इसका ये है कि जिस तरह से बिजनेस चल रहा था उसी तरह से ये मामला सब चलता रहेगा। हॉर्स ट्रेडिंग थी तो वो रहेगी। बिलावल साहब कह रहे हैं मेरे राब्ते में 17 लोग हैं तो वो रहेंगे। पैसे चलते थे तो पैसे चलेंगे, जैसे मामला था वैसे होगा। मेरा ख्याल शायद हुकूमत जो कहना चाह रही है कि हमारी जीत हुई है, तो शायद इस सेंस में कह रही हो कि पॉलिटिकली हमने कम से कम एक्सपोज कर दिया है कि ये सब कुछ होता है। इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से एक नेशनल डिबेट बन चुका था, कानूनी तौर पे कुछ नहीं ओपन होगा या खुफिया होगा, कानूनी तौर पर नहीं बना, लेकिन सबको पता जरूर चल गया कि आखिर इसमें होता क्या है। पता पहले भी था लेकिन इतना खुल के डिस्कशन पहले कभी नहीं हुई थी।